हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में और मैं आरती। चलिए आइए, आज का जो वीडियो है ये आपका बीपीएससी 143 का है, जिसमें ब्लॉक 2 लेंगे। ब्लॉक 2 में यूनिट 5 एंड 6 लेंगे, जो एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और इस तरह से आपका ब्लॉक 2 फिनिश्ड हो जाएगा। ब्लॉक 1 ऑलरेडी हमने फिनिश कर दिया है। तो आज हम इसमें देखेंगे राज्य स्वायत्तता। इसमें हम जो ये आपका टॉपिक है ये राज्य और केंद्र के संबंध के बारे में, राज्य और केंद्र की शक्तियों के बारे में है, जो कि पिछले यूनिट 4 में हमने पढ़ा था। उसी से इसको आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। तो राज्य स्वायत्तता यूनिट 5 में हम क्या पढ़ेंगे ये हम देख लेते हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संघवाद में स्वायत्तता क्या कहलाती है, ठीक है। भारतीय राज्यों में स्वायत्तता की मांग क्या क्या है, उसके लिए बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारी समिति बनाई गई थी, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट है वही हम इसमें देखेंगे, ठीक है। ओके, द्विजातीयता और स्वायत्तता वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुलतावादी समाज तथा स्वायत्तता का प्रश्न, इसमें से कुछ क्वेश्चन हम लेंगे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने पिछले उसमें देखा था, यूनिट 4 जो हमने देखा था, उसमें हमने केंद्र और राज्य के बारे में पढ़ा था, उनके संबंध के बारे में पढ़ा था, और उनके संबंध का जो विभाजन हुआ था वो शक्तियों के रूप में हुआ था, नहीं शक्तियों के विभाजन के रूप में उनके संबंध को हमने देखा था, ठीक है। और राज्य और राष्ट्र के 3 अंग होते हैं। 3 अंग कौन कौन से होते हैं, तो हमें पता है कि कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और साथ ही साथ में यहाँ पर व्यवस्थापिका जो होती है वो इसके 3 अंग होते हैं, और इनके बीच में ही संबंध होते हैं जो अलग अलग होते हैं, ठीक है। और जिसे शक्ति पृथक्करण के रूप में भी जाना जाता है। यानी शक्ति पृथक्करण की यदि बात आती है, पृथक्कीकरण की बात आती है, तो न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा, लिखना होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटा गया है, विभाजन किया गया है। तो केंद्र और राज्य की शक्तियों को किन रूपों में विभाजित किया गया है, तो 3 सूचियों में बांटा गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची और संबंधी सूची, जो कि हम पिछले उसमें सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे हम ज्यादा इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। ओके, राइट, ओके। अब यहाँ पर इस यूनिट में हम लेते हैं भारतीय संघवाद की स्वायत्तता क्या कहलाती है, ठीक है। भारतीय संघवाद की स्वायत्तता क्या कहलाती है ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, एक राज्य के भीतर विभिन्न उप क्षेत्रों का असमान और असंतुलित विकास भारतीय संघवाद में मूलभूत समस्या होती है। यानी कि एक राज्य के अंदर बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, और वो जो क्षेत्र होते हैं वो उप क्षेत्र, यानी बहुत सारे उप क्षेत्र का मतलब क्षेत्र पर क्षेत्र के अंदर और क्षेत्र होते हैं, डिवीजन, सब डिवीजन, इस तरह की चीजें जो होती हैं, उनमें असमान वितरण भी होता है, विकास जो होता है वो असंतुलित होता है। और ये जो असमान वितरण और असंतुलित जो विकास होता है, ये समस्या कहलाती है एक राज्य की या संघवाद की, ठीक है। तो विकास के स्तरों में जो असमानता होती है, अक्सर राज्यों में, विशेष रूप से कम विकसित राज्यों में चेतना पैदा हुई है। यानी कि जो असमानता अक्सर होती है, यानी स्तरों में जो असमानता देखने को, विकास के जो स्तर होते हैं और उनमें जो असमानताएं देखने को मिलती हैं राज्यों में, वो विकसित राज्यों में, यानी कि जिन राज्यों में असमानता देखने को मिलती है और जिन राज्यों में असमानता देखने को नहीं मिलती तो वो विकसित राज्य हो जाते हैं। तो वहां पर जिन राज्यों में असमानता देखने को मिलती है उनमें चेतना, एक जागृत पैदा हुई, कैसे कि उनको भी विकसित राज्यों की श्रेणी में किस तरह से लाया जाए। तो ऐसे राज्यों का मानना है कि केंद्र के भेदभाव के कारण उनका क्षेत्र पिछड़ा रहता है। जनरली इसको आप ऐसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि केंद्र में गवर्नमेंट बीजेपी की है या कांग्रेस की है, और स्टेट में जस्ट अपोजिट सरकार की गवर्नमेंट है। यानी कि यदि केंद्र में बीजेपी है तो स्टेट में कांग्रेस की है। ओके, तो वहां पर बीजेपी की तरफ से उतने पैसे नहीं दिए जाते, उतना बजट राज्य को नहीं दिया जाता जितना कि उसको जरूरत होती है। ये ब्लेम होता भी है, रियलिटी भी होती है, लेकिन हर एक राज्य का ये ब्लेम होता है, ये रियल भी है कि जहाँ पे या फिर केंद्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और अपोजिट में बीजेपी की गवर्नमेंट स्टेट में है, राज्य में,
तो वहां पे कांग्रेस की तरफ से उतना हेल्प नहीं किया जाएगा उस राज्य के लिए जितना कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये जनरली एक रीजन होता है कि अगर रूलिंग पार्टी केंद्र में भी है, वही रूलिंग पार्टी स्टेट में भी है, सेंट्रल स्टेट में, तो कॉम्बिनेशन बैठा रहता है और वो स्टेट जो होता है वो विकसित होता है, डेवलप होता है, आगे बढ़ता है, उसे वहां पे मदद मिलती है केंद्र से। और जिन राज्यों को मदद नहीं मिलती है, जो अपोजिट के होते हैं, तो उनको जनरली उनमें एक ये भावना आती है और वो ये कहते हैं कि उनको मदद नहीं मिल पा रही है, इसलिए केंद्र हमारे साथ भेदभाव कर रहा है और उनका क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो कई मामलों में राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता और नागरिक समाज संगठन अपने राज्य में सुझाव देते हैं कि यदि उन्हें स्वयं शासन करने की स्वायत्तता दी जाए तो क्षेत्र का विकास हो सकता है। यानी स्वयं शासन करने की स्वायत्तता का मतलब कि राज्य के जो कुछ अधिकार है, नियम है, वो राज्य खुद बनाए, खुद उसे लागू करे, उसे शासन करने का पूर्ण अधिकार दे दिया जाए राज्य के मामले में, तो उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। तो स्वायत्तता की मांग में वृद्धि को, स्वायत्तता का मतलब यहाँ पे होता है ना, बोलते कि हमें आजादी, स्वायत्तता का मतलब आजादी, किसी काम को करने की स्वतंत्रता, है ना, काम को करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर जब काम को करने की स्वतंत्रता और स्वायत्तता की मांग में वृद्धि होने लगती है, तो वृद्धि को संस्थानों और विकास प्रक्रिया पर नियंत्रण हासिल करने के प्रयास के रूप में भी देखा जाता है। तो स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए इनमें से कुछ राज्य विशेष दर्जे की मांग करते हैं। विशेष श्रेणी के दर्जा का अर्थ कुछ वंचित राज्यों को केंद्रीय सहायता में प्राथमिकता देना और कर में छूट देना होता है। कुछ राज्य होते हैं जो वो कहते हैं कि अब उनके बस में नहीं है अपने राज्य को विकसित कर पाना, अपने राज्य को और ज्यादा आगे बढ़ाना, तो विशेष श्रेणी का दर्जा मांगते हैं केंद्र से कि आप हमारे राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दे दीजिए और आप हमें सहायता दीजिए, केंद्र से जो बजट प्राप्त होती है वो हमें दीजिए, कुछ प्राथमिक जो सुविधाएं दी जाती हैं वो दीजिए और जो कर में छूट दी जाती है वो हमें चाहिए। और ये सभी चीजें विशेष श्रेणी में मिलती हैं, जो विशेष श्रेणी के राज्य होते हैं। तो इनमें उस क्षेत्र के लिए विशेष विकास प्राधिकरण बोर्ड स्थापित करना, स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण, अधिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा जैसे अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, उद्योगों को प्रोत्साहन आदि शामिल होता है। तो जो वो क्षेत्र होता है, यानी विशेष श्रेणी का जो क्षेत्र होता है, जो राज्य मांगते हैं, उस क्षेत्र में मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं। बोर्ड की स्थापना करना, स्थानीय लोगों को नौकरी देना यानी बेरोजगारी को कम करना, रोजगार देना, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना करना, है ना, स्वास्थ्य संबंधित जो व्यवस्थाएं होती हैं उनको वहां पे करना, मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना वगैरह इसमें शामिल होता है। राइट, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संघवाद में स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं, तो आपको फिर यही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके, राइट। चलिए अब आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसी स्वायत्तता के अंतर्गत पंचायती राज संस्था भी आ जाएगा, क्योंकि पंचायती राज को स्वायत्तता दे दी गई है और पंचायती राज जो है ये ऑटोमेटिक अपने आप में स्वतंत्र होते हैं अपने आप में। यानी कि 1996 में एक अधिनियम पारित हुआ था पंचायतों के लिए, और इसके द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सक्षम करके कम किया जा सकता है और राजनीतिक प्रक्रिया जो कि दलीय व्यवस्था गठबंधन राजनीति से चलती है, तो निम्न स्तर पर सत्ता हस्तांतरण के महत्व को नजरअंदाज करती दिखी है। तो यहाँ पर राज्य स्वायत्तता की चर्चा में मुख्य केंद्र बने हुए हैं। तो ये स्वायत्तता का जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर हो गया। अब हम आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दूसरा कुछ और। देखिए, राज्य स्वायत्तता का क्या अर्थ हुआ, ठीक है, या भारतीय संघवाद में स्वायत्तता का क्या मतलब हुआ, ये क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखना पड़ेगा। अब भारतीय राज्यों में स्वायत्तता की मांग क्यों बढ़ी? जो भारतीय राज्य है उन्होंने स्वायत्तता की मांग क्यों की, उन्होंने काम करने की आजादी की मांग क्यों की, क्यों अपने आप को मतलब सेल्फ डिपेंड बनाने की मांग की, ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो क्या ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकता है? थोड़ा सा हो सकता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर एक नजर देख लेते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए 1967 में क्या हुआ था कि चौथे आम चुनाव के पहले केंद्र एवं राज्यों के संबंध सामंजस्यपूर्ण थे, क्योंकि केंद्र एवं राज्य दोनों में एक सत्तारूढ़ दल के रूप में कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था। जो मैंने आपको बताया
कि राज्य में भी कांग्रेस थी, केंद्र में भी कांग्रेस थी, तो कोई भी तू नहीं थी, मैं नहीं थी, दोनों की गवर्नमेंट थी और बड़े आराम से काम चल रहे थे। तो ये आम चुनाव भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया और विशेष रूप से संघीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ थे। तो कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में चुनाव हार गई थी और लोकसभा में भी कांग्रेस पार्टी के बहुमत में काफी कमी आ गई थी और इस घटनाक्रम ने स्वायत्तता की मांग को प्रोत्साहित किया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के केंद्र में तो जो थी कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है ना, लेकिन लोकसभा में यानी कि राज्य में कांग्रेस पार्टी हार गई थी, तो कांग्रेस पार्टी नहीं थी राज्य में, यहाँ पे बीजेपी और अन्य दल के लोग आ गए थे, जो भी दल होते थे दूसरे दल के लोग थे, लेकिन लोकसभा में यानी केंद्र में कांग्रेस पार्टी थी। तो यहाँ पर अब जो सामंजस्य होता है वो बराबर नहीं हो पाता है, तो यहाँ पर स्वायत्त की मांग राज्यों के द्वारा की जाने लगी क्योंकि रूलिंग दल अलग अलग हो गए। तो राज्यों में क्षेत्रीय दल सत्ता में आ गए थे और क्षेत्रीय दलों को महसूस हुआ कि मौजूदा संवैधानिक संघीय व्यवस्था ना तो राज्यों की भावनाओं को सम्मान किया और ना ही राज्यों की जरूरतों और समस्याओं की सराहना की। यानी कि अब राज्य में जो सरकार बनी वो क्षेत्रीय दल की सरकार बनी, जो वहां के क्षेत्र विशेष के दल थे, और जब वो सरकार वहां पे आई तो उनको एहसास होने लगा कि जो संघीय व्यवस्था है यानी जो केंद्र में सरकार है ना तो राज्यों की भावनाओं का सम्मान कर रही है और ना ही उनकी जरूरतों को वो पूरा कर पा रही है। इसलिए राज्यों की अधिकतम स्वायत्तता राज्यों के विकास एवं वृद्धि के लिए मांग की जाने लगी, ठीक है। और 1978 से 1990 के दशकों तक क्षेत्रीय दलों की केंद्र की गठबंधन की राजनीति में भागीदारी केंद्र की स्थिति कुछ हद तक सम्मिलित हो गई थी। तो यहाँ पर मेन मुद्दा वही है, आपको लिखना पड़ेगा भारतीय राज्यों में स्वायत्तता की मांग, कि जब रूलिंग में केंद्र में एक गवर्नमेंट एक दल की सरकार हो और अपोजिट में यानी राज्य में दूसरे दल की सरकार होती है, तो ये बातें उठने लगती है किसकी, स्वायत्तता की, क्योंकि यहाँ पर उनकी भावनाओं को सम्मान नहीं मिलता है, आदर नहीं मिलता है, और यहाँ पर साथ ही साथ में जो उनकी जरूरतें होती हैं, समस्याएं होती हैं, वो भी वहां पे पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। तो कुछ यहाँ पे उदाहरण भी दिए गए हैं, कुछ दलों के उदाहरण भी दिए गए, भारत में पार्टियों के क्षेत्रीय नेताओं द्वारा बनाए गए दलों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे डीएमके राजमन्नार समिति, एक ये दल था जो बनाया गया, जो अधिक शक्ति एवं वित्तीय संसाधनों की मांग जिसने की थी, जो तमिलनाडु में था, ठीक है। फिर दूसरा जो दल था वो था यहाँ पे अकाली दल, यानी पंजाब का हो गया अकाली दल, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ठीक है। शिरोमणि अकाली दल, जिसे अकाली दल के नाम से जाना जाता है, पंजाब में एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका मजबूत आधार पंजाब में सिख समुदाय है। तो ये भी एक स्वायत्तता की वजह से दल बनाया गया, जब उनको लगा कि हमारे, जब वो पार्टी रूलिंग में आई यानी कि राज्य में आई, सत्ता पे आई, तो उसको लगा कि वो काम नहीं किए जा रहे हैं केंद्र की तरफ से जो एक राज्य के लिए किए जाने चाहिए, तो ये लोग अपना एक दल बना लेते हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल ज्ञापन प्रस्ताव, वाम मोर्चा सरकार बना, ठीक है, राइट। इसकी मांग क्या थी, केंद्र राज्य संबंधों की पुनर्व्यवस्था हो और इसे विचार के लिए केंद्र को प्रस्तुत किया गया। सभी ने अपनी अपनी मांगे रखी, जिन जिन लोगों ने दल बनाया। तेलुगु देशम पार्टी बना, विजयवाड़ा सम्मेलन यानी तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश के इतिहास में कांग्रेस पार्टी का दबदबा 3 दशकों तक रहा, लेकिन 1983 के चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी, जिसे टीडीपी की कहते हैं, इसके दबदबे को समाप्त कर दिया था और टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के आधिपत्य को कम समय में समाप्त करने में सफलता प्राप्त की थी, ठीक है। तो ये किसका था, एनटी रामाराव ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना, जो एक प्रसिद्ध अभिनेता भी थे, और हिंदू, जो कि अब उसकी कौन है, जयललिता थी, ठीक है ना। तो ये था, राइट। तो ये भी एक पार्टी, यहाँ पे दल की स्थापना हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस, श्रीनगर सम्मेलन, जम्मू कश्मीर, अब्दुल्ला जो है, ठीक है ना, फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी इसकी स्थापना की गई थी। तो ये ऐसे दल बनाए गए थे राज्य की स्वायत्तता को लेकर के, जब उनको लगा कि केंद्र सरकार उनकी मदद नहीं कर रही है उनके राज्यों की। नागा राष्ट्रीय परिषद, तो कुछ ऐसे यहाँ पे दल थे, ठीक है ना। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, क्या ये हम देखें इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे हम छोड़ देते हैं। राजनीतिक स्वायत्तता की मांग, इसे भी हम छोड़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ हम उसे यहां पर लेंगे, ठीक है। हाँ,
बहुलवादी समाज तथा स्वायत्तता का प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा एक नजर इस पे हम देख लेते हैं। तो बड़े राज्यों में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के कारण कई संगठित समूहों का उदय हुआ। आप देखिए जब जो स्टेट जितने बड़े होते हैं राज्य, तो उसमें बहुत सारी संस्कृत के बहुत सारे यानी कि मजहब के लोग होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी भाषाएं होती हैं। तो उस भाषा और उस संस्कृत के आधार पर दलों का निर्माण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस भाषा और संस्कृत के आधार पर समूह का निर्माण हुआ और ये जो समूह बने वो अपने अपने हितों को साधने लगे, यानी अपने अपने हितों को सही करने के लिए, प्रभावी करने के लिए प्रशासन पर क्या करने लगे, दावे करने लगे, ठीक है। और इन दावों से निपटने में केंद्र सरकार के सामने प्रशासनिक चुनौतियां भी थी कि किस तरह से समायोजन व्यवस्थाओं के प्रबंधन के लिए इसके प्रभावी तरीके स्थापित करें। यानी जो दावे, जो एक तरह से दबाव यहाँ पे बनाया गया केंद्र सरकार के प्रति, जो दावे किए गए वो सांस्कृतिक और भाषाई दल के आधार पे किए गए। तो केंद्र सरकार के सामने एक प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि चुनौती थी, किसी भी चीज को आप भाषा और संस्कृत के आधार पर नहीं कर सकते हैं। तो उनको समायोजन की एक चुनौती सामने आ गई थी कि किस तरह से इनको निपटाया जाए, किस तरह से इनको हल किया जाए। और इनमें से एक था विभिन्न सांस्कृतिक समूहों की राजनीति को संज्ञानात्मक व्यवस्था में समायोजित करना, और जिसमें भाषाई नीतियां बनाकर राज्य का पुनर्गठन किया गया। तो यहाँ पर एक भाषा की नीति बनाई गई और राज्य का पुनर्गठन किया गया केंद्र सरकार की तरफ से समायोजन को लेकर के, ठीक है। और मुख्य रूप से एक विशेष भौगोलिक स्थिति में केंद्रीय समूहों के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो सांस्कृतिक समूह बनते हैं, जो भाषाई समूह बनते हैं, भाषा के आधार पर लोग समूह बनाते हैं, ठीक है ना, अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, वो एक विशेष जियोग्राफिकल जो स्थिति होती है, जो भौगोलिक स्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग होते हैं, और उसके आधार पर ही उनका दल, उनका समूह बनता है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार के सामने भी एक समस्या आ गई, और उस समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने भाषाई नीति बनाई और राज्य का पुनर्गठन किया। तो किसी क्षेत्र में प्रांतीय स्वायत्तता देना भी उचित है, और सांस्कृतिक मान्यता की मांगों से निपटने के लिए स्वायत्तता प्रदान करना पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। जैसे कि कहा जाए कि आप साउथ को ले लीजिए, दक्षिण भारत में अब तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सभी लोग हैं, उनकी संस्कृति अलग अलग है। ये लोग कहे कि हमारे राज्य को एक अलग स्वायत्तता प्रदान कर दिया जाए, क्योंकि हम तमिल बोलने वाले हैं, हम तेलुगु बोलने वाले हैं, तो इस तरह से स्वायत्तता नहीं दी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकता है, उनको पूरी स्वायत्तता नहीं दे सकता है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से क्षेत्र बहुत कम समरूप होते हैं। तो आमतौर पर किसी क्षेत्र में हमेशा छोटे समूह रहते हैं, विशेष रूप से उस देशों राज्यों के बीच संक्रमण क्षेत्र में जो प्रांतीय सीमाओं में अलग नहीं होते हैं। तो इसे आपको लिखना होगा बहुलवादी समाज का स्वायत्तता का प्रश्न। तो हमने राज्य के रूप में स्वायत्तता को देखा, संघवाद के रूप में स्वायत्तता को देखा, बहुलवादी समाज, और यदि बहुलवादी समाज नहीं आता है, उसकी जगह में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता आता है, तब भी आपको यही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बहुलवादी समाज में स्वायत्तता का प्रश्न है, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में स्वायत्तता का क्या प्रश्न है, क्वेश्चन आता है, तो आपको आंसर यही लिखना होगा, ठीक है ना। ओके राइट, आप इसे और भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए इसमें एक, भारत में राज्य स्वायत्तता की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं क्या है। हालांकि यहाँ पे विशेषताएं नहीं दी हैं, और जब एग्जाम का टाइम आएगा तब भी मैं आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व लेके आऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं, ठीक है। ओके राइट, चलिए अब यहाँ पर और कोई क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, नृजातीयता एवं स्वायत्तता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये अभी से आपके लिए बोल देती हूँ कि ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, नृजातीयता एवं स्वायत्तता, ठीक है। तो देखिए नृजातीयता पहले भी हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ा चुके हैं कि एक ऐसा समूह होता है जो एक दूसरे समूह से बिल्कुल अलग दिखता है। वो एक ऐसा मतलब आदिवासी समूह होता है, एक जाति समूह होता है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, ठीक है ना। इनके अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, भाषाएं सब अलग होती हैं, और इन व्यक्ति को आप हम लोग के सामने लाके खड़ा कर देंगे तो वो अलग पहचान में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आदिवासी इलाकों में स्वायत्तता के सवाल पर भी यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटिश शासन जब था उस समय
कुछ क्षेत्र पिछड़े थे और जिनको पिछड़े क्षेत्र यानी बैकवर्ड ट्रैक के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, उन्हें वो क्या बोलते थे, वो लोग बैकवर्ड बोला करते थे। और इसके बाद अधिनियम यानी 1935 में एक अधिनियम पेश किया गया, पारित किया गया, और 1935 में अधिनियम के अंतर्गत जो अप्रवर्जित, आंशिक रूप से अप्रवर्जित के रूप में वर्गीकृत किया गया था, यानी ये क्षेत्र गवर्नर द्वारा शासित होते थे और ये सब क्षेत्र वे थे जहां पर जनजाति आबादी अधिक थी लेकिन विभिन्न स्तर की स्वायत्तता थी। यानी कि इसे आदिवासी क्षेत्र घोषित किया गया, बैकवर्ड क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया। और ये क्योंकि अंग्रेजों के टाइम की बात थी तो गवर्नर द्वारा शासित किए गए यानी गवर्नर द्वारा घोषित किए गए क्षेत्र हुआ करते थे जहां पे जनजाति, बैकवर्ड यानी कि ये जो आदिवासी लोग होते थे उनकी संख्या ज्यादा होती थी और यहाँ पे इन्हीं के रूल और कानून चला करते थे। इनको स्वायत्तता यानी इनको अधिकार, इनको आजादी वहां पे प्राप्त थी। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय असंघीय ढांचे में इन क्षेत्रों की स्वायत्तता चर्चा का विषय बन गई। अब क्योंकि अंग्रेजों ने तो फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी, लेकिन जब वो चले गए, भारत एक हो गया, एक यहाँ पे कानून बन गया, तो भारत के अंदर रहने वाले सभी लोगों को कानून मानना पड़ेगा, चाहे वो बैकवर्ड हो चाहे आदिवासी हो। तो एक ये चर्चा का विषय बन गया था कि अब इनका क्या किया जाए, क्योंकि उनको स्वायत्तता दी गई थी, पहले मिली थी। जैसे झारखंड राज्य की मांग प्रथम बार 1929 में छोटा नागपुर प्लेटो में उठी और जहां पर जनजाति समुदायों की विविध आबादी रहती थी और इसके लिए आंदोलन भी 2000 तक लगातार जारी रहा। और जब छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का गठन किया गया था तो संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत उत्तर पूर्वी राज्यों के अनुसूचित जाति के क्षेत्रों की स्वायत्तता से संबंधित प्रावधान है। तो फिर क्या किया गया कि भाई इनके लिए एक संविधान में प्रावधान रख दिया गया, इनके लिए स्वायत्तता के प्रावधान रख दिए गए, ठीक है ना। और प्रावधान देने के बाद भी इन क्षेत्रों में लगातार विवाद उत्पन्न होता रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा, निर्जातीयता एवं स्वायत्तता, ठीक है। अब हम निर्जातीयता के बारे में, स्वायत्तता पढ़ रहे हैं। फिर भी इन क्षेत्रों में विवाद रहा और विशेषकर प्रतिस्पर्धा के कारण निर्जाति समूहों के बीच स्वायत्तता की मांग को लेकर। वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्जातीयता से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा जहां तक मेरा मानना है, ठीक है ना। ओके, तो निर्जातीयता को आप ले लीजिएगा आदिवासियों से, ठीक है ना। आदिवासी समूह होते हैं, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि आदिवासी कौन होते हैं, उनकी संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, सभी चीजें, भाषाएं बिल्कुल अलग होती हैं, बिल्कुल अलग तरह के दिखते भी है, ठीक है। ओके राइट। अब यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, भाषा और स्वायत्तता, ये हम नहीं देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। ओके ओके, हाँ, यहाँ क्वेश्चन जरूर पूछा है कि राज्य की स्वायत्तता में भाषा की क्या भूमिका है, ठीक है ना, भाषा की क्या भूमिका है। यहां से आप पढ़ सकते हैं कि यदि किसी विशेष भाषाई समूह के राजनीतिक व्यवस्था से अभिभूत भाषा प्रभुत्व का एक उपकरण बन सकती है, उसकी भाषा का संस्कृत एक अभिन्न अंग होने के कारण दूसरी भाषा बोलने वाले लोगों में कथित नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। तो इसके कारण भाषाई क्षेत्रों में स्वायत्तता एवं पहचान की मांग को बढ़ावा मिला है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हम जनरली देखिए आंध्रा के लोग बोलते हैं कि वहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं तो बोलते हैं कि मुझे अपनी भाषा को, यानी कि अपनी मातृभाषा जो है हमारी हिंदी नहीं होगी, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं वो हमारी मातृभाषा होगी। तो स्वायत्तता वो मांगते हैं, वो अधिकार मांगते हैं कि राज्य हमें वो अधिकार दे कि हम जिस लैंग्वेज में हमने बचपन से बोला पढ़ा, हम जो लैंग्वेज बोलते आ रहे हैं, जो भाषा बोलते आ रहे हैं ना, वो भाषा को, उस भाषा में हमें अधिकार दिए जाए सभी काम को करने के, सभी काम को करने का, बोलने का, और उसको हमारी मातृभाषा बनाया जाए, ठीक है ना। लेकिन हमारा संविधान कहता है कि हमारी मातृभाषा क्या है, हिंदी है, हमारी राष्ट्रभाषा जो है वो क्या है, हिंदी है। संविधान में भी लिखा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं वो हिंदी को मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो हम भाषा बोलते हैं वो हमारी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा होगी। तो इससे आप यहाँ पर ले सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, ठीक है। ओके, चलिए, ये लेसन यहाँ पे फिनिश्ड हो गया है। ओके राइट। अब हम यहाँ स्वायत्तता का अर्थ क्या है, देखिए, स्वायत्तता का अर्थ है कुछ कार्यों को स्वतंत्र रूप से किसी उच्च सत्ता के नियंत्रण के बिना तय करना और उसे खत्म करना। यानी मैंने कहा ना कि राज्य को अधिकार तो दिए गए हैं लेकिन उसमें केंद्र का भी नियंत्रण होता है। तो राज्य चाहता है कि केंद्र से अपना नियंत्रण हटा ले और राज्य को यहाँ पर अधिकार दे दिए जाए, शक्तियां दे दी जाए किसी काम को खत्म करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, स्वायत्तता कहलाता है। यानी कि राज्यों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में केंद्र का गैर हस्तक्षेप होना होता है। तो वित्तीय संसाधनों का नियंत्रण रखने से भी होता है, ठीक है ना। इसलिए राज्य जो होता है हमेशा स्वायत्तता की मांग करता रहता है, ठीक है।
अच्छा, स्वायत्तता की मांगों की जो विशेषता क्वेश्चन था, इसमें देखिए एक विशेषता दिया है कि स्वायत्तता की मांगों की प्रमुख विशेषताओं में एक केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंध है, ठीक है, और यह राज्य संसाधनों पर सख्त नियंत्रण के लिए होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विशेषताएं यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, ओके राइट। चलिए अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट यूनिट और लास्ट होगा ये ब्लॉक जो 2 है हमारा फिनिश्ड हो जाएगा, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता एवं शासन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ हम इंपॉर्टेंट लेंगे। उप क्षेत्रीय स्वायत्तता क्या कहलाता है, हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना, उसके मुद्दे एवं चुनौतियां कौन कौन सी हैं, बस इसमें इतना ही है, इसमें ज्यादा है भी नहीं, ठीक है, ओके। अब देखिए उप क्षेत्रीय स्वायत्तता का मतलब होता है कि एक राज्य है, अब राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र होते हैं जो विशेष धर्म संस्कृति से बंधे हुए होते हैं, ठीक है राइट। वो उस धर्म उस संस्कृति की वजह से, उस जाति परंपरा की वजह से, जिस जात के जिस कास्ट के वो होते हैं उसकी वजह से वो पहचाने जाते हैं, और यही उप क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो ये जो उप क्षेत्र होते हैं ये एक बड़े क्षेत्र के भाग होते हैं, ठीक है राइट, और यही स्वायत्तता मांगते हैं। और यहाँ पर जो इनके कारक होते हैं, इनकी संख्या तो निश्चित नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ भिन्न भिन्न हो सकती है। स्वायत्तता की मांग के जो आंदोलन है वो भी अलग अलग हो सकते हैं, यानी स्वायत्तता की जो मांग ये मांगते हैं वो सबकी अलग अलग हो सकती है। तो कुछ में हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग अलग, राज्य की मांग भी बदली जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मांग एक राज्य या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य का दर्जा प्राप्त करना भी हो सकता है। जैसे हमने भी देखा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य बना दिया गया। तो क्या था, वहां पर एक स्वायत्तता की मांग उठी कि आंध्र बहुत बड़ा है, हैदराबाद बहुत बड़ा है, उसको डिवाइड किया जाए, और वहां पे धर्म संस्कृति के वाले लोग भी अलग थे, भाषाई क्षेत्र भी अलग था, तो उसको अलग कर दिया गया। तो यही चीज होती, यही स्वायत्तता होती है कि जब भाषाई, जाति और धर्म और संस्कृति जब किसी चीज में आ जाती है तो वहां पे डिमांड उठने लगती है कि हमको अलग कर दिया जाए, हमें अलग अधिकार दे दिए जाएं, ठीक है ना, और वही स्वायत्तता होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1950 के दशक के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग जो है उठने लगी थी, ठीक है, और कुछ मांगों के परिणाम स्वरूप नए राज्यों का गठन हुआ। मैंने जैसे भी जो एग्जांपल आपको दिया तेलंगाना का, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का भी हुआ, बस्तर मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 2000 में, झारखंड, ठीक है ना, बिहार से अलग हुआ, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो स्वायत्तता की वजह से ये राज्य कुछ अलग बनाए गए थे। ये राज्य, अब स्वायत्तता का मतलब मध्य प्रदेश जो था वो बीचों बीच में था, लेकिन छत्तीसगढ़ नक्सली एरिया था, वो जुड़ा हुआ था, तो यहाँ पर भी एक डिमांड, और जंगली एरिया था तो यहाँ पे भी एक डिमांड बढ़ने लगी, स्वायत्तता की मांग बढ़ने लगी, तो उसको अलग कर दिया गया। झारखंड में भी यही है, बिहार से लगा हुआ लेकिन नक्सली एरिया, तो उसको भी अलग कर दिया गया। उत्तराखंड पर्वतीय एरिया था तो उसको फिर बहुत बड़ा था, उत्तर प्रदेश तो ऑलरेडी आज भी बहुत बड़ा है, तो उसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया। तो ये स्वायत्तता होता है किसी कारण विशेष से, जब राज्य को, उस क्षेत्र को, उस उप क्षेत्र को उस राज्य से अलग करके एक अलग राज्य बना दिया जाता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाए गए छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। और ये देखिए 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बना था, ठीक है ना। और लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था, वहां पर उसे केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग उठी, तो 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को 2 केंद्र शासित राज्य भी बना दिया था। तो क्या है ये होता है स्वायत्तता, ठीक है ना। तो हमने भी इसमें क्या पढ़ा, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, आपका प्रस्तावना देख रहे हैं, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता से क्वेश्चन आता है तो आप इसे बड़े आराम से लिख सकते हैं। अच्छा, अब जब उप क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठती है कि उप क्षेत्रीय स्वायत्तता क्या होता है, अभी मैंने ऊपर देखा, तो क्वेश्चन ये उठता है कि मुद्दे और चुनौतियां कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे यानी कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं कि उप क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग उठती है, और फिर उन कारण की वजह से, मुद्दों की वजह से कौन कौन से सरकार के सामने चुनौतियां आती हैं जिनको सरकार को फेस करना पड़ता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बहुत से ऐसे इलाके होते हैं जो बहुत पिछड़े होते हैं, ठीक है, और कुछ विकसित भी होते हैं। अब इस क्षेत्र के जो लोग होते हैं, इन आंदोलनों में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समस्याओं का सामना करते हैं, और वे समझते हैं कि उन्हें स्वायत्तता मिल जाए तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जो क्षेत्र विकसित है,
उनके सामने इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन जो क्षेत्र विकसित नहीं होते हैं उनके सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जो क्षेत्र विकसित नहीं होते वही क्षेत्र स्वायत्तता की मांग करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना होता है। ओके, राइट। तो यहाँ पर हम थोड़ा देख सकते हैं उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के संबंध में इस तरह के बदलाव के कारण। अब कारण कौन कौन से हैं कि उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के कारण कौन कौन से क्वेश्चन आता है, आप समझिएगा। उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के कौन कौन से कारण हैं, तो आपको ये आंसर लिखने होंगे जब बताने वाली हूं। उप क्षेत्रीय स्वायत्तता के कौन कौन से कारण हैं, तो आपको यही आंसर लिखने होंगे, ठीक है, राइट। तो पहला होगा आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो आंदोलन चले, जो स्वायत्तता यानी कि विशेष मांगे चली, वहां के लोगों की शिकायतें रही कि उनके क्षेत्र का आर्थिक शोषण किया गया है, क्योंकि राज्य की नीतियां उनके क्षेत्र के विरुद्ध बनाई गई। मान लीजिए कोल माइंस किसी क्षेत्र में है और राज्य सिर्फ वहां से कोल माइंस ले रहा है, खदानें खोद रहा है, लेकिन वहां के लोगों का विकास नहीं कर रहा, उस क्षेत्र का विकास नहीं कर रहा है, वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है उनका शोषण राज्य कर रहा है, वहां के लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है, तो वहां के लोग आवाज उठाने लगेंगे, स्वायत्तता की मांग करने लगेंगे, आंदोलन करने लगेंगे कि हमारे राज्य, हमारे इस क्षेत्र को एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, एक अलग स्वायत्तता, एक अलग अधिकार और शक्ति दी जाए, ताकि राज्य के बराबर वो अधिकार प्राप्त कर सके, क्योंकि राज्य उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है। यही कहलाता है आर्थिक कारण, ठीक है, राइट, ओके। चलिए, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण जो हमने भी बताया वो हो गया, ठीक है ना। दूसरे मामले क्या थे कि उनका क्षेत्र एक प्रकार से आंतरिक उपनिवेश बन गया था, यानी कि उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी भेदभाव किया जाता था, क्योंकि ज्यादातर रोजगार उन लोगों को दिया गया जो उनके क्षेत्र से नहीं थे, ठीक है, उनके क्षेत्र से नहीं थे। तो यहाँ पर मान लीजिए, जैसे मैंने कहा ना, कोल माइंस की बात मैंने ली, तो जो उस जगह के लोग हैं उन जगहों को, उन खदानों में काम करने की अनुमति नहीं दी गई, उनको मौका नहीं दिया गया, बाहर से लोगों को बुलाया गया, यानी यहाँ पे भी उनके साथ भेदभाव किया गया। तो एक ये भी रीजन हो गया आर्थिक कारण का। और ये भी दलील दी गई कि आर्थिक अवसरों की कमी के कारण उनके क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं और इस कारण उन्हें कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो एक ये भी कारण मेन है आर्थिक कारण उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन का या उप क्षेत्रीय स्वायत्तता का, ठीक है। तो आर्थिक कारण समझ में आ गया, ठीक है, ओके। अब विकसित क्षेत्र है, तो विकसित क्षेत्रों की शिकायत होती है कि उनके संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और उनका मुआवजा भी नहीं मिलता है, ये विकसित जो क्षेत्र है वो करते हैं। फिर राजनीतिक कारण होता है। अब राजनीतिक कारण कैसे हो सकता है, तो राजनीतिक कारण में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मान लीजिए उस क्षेत्र से जो उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन चलाया जाता है, तो उस क्षेत्र के लोगों को जो महत्वपूर्ण राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो, यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्री उस क्षेत्र के ना हो, यदि हो, ठीक है, तो उस क्षेत्र को नुकसान होता है। यानी मान लीजिए कोई क्षेत्र है, वहां का कोई भी व्यक्ति किसी भी विधानसभा सभा में या फिर मंत्री में या फिर लोकसभा राज्यसभा में नहीं है, तो उस क्षेत्र का उतना विकास नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। तो एक राजनीतिक कारण भी यहाँ पर सामने निकल कर आता है, ठीक है। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी होता है। उनका ये मानना होता है, उनका आरोप होता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को मान्यता नहीं दी जाती है, चाहे वह कला का क्षेत्र हो, सिनेमा हो, नाटक इत्यादि का मंच हो, तो उनकी कला एवं संस्कृति को संचार के माध्यम के रूप में फैलाया नहीं जाता है, दिखाया नहीं जाता है, यानी यहाँ पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, ठीक है ना। तो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी होता है उप क्षेत्रवाद के स्वायत्तता के उठने के, ठीक है। प्रशासनिक चुनौतियां भी होती हैं। अब यहाँ पे ये भी बात सामने आती है सभी उप क्षेत्रों में, विशेषकर बड़े राज्यों में, कि उनकी तरफ प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। खासकर मुख्यमंत्री, नेता, प्रशासनिक अधिकारी जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उनको अच्छे ढंग से हल नहीं कर पाते हैं, और उनके राज्यों का आकार बड़ा होने के कारण वहां का प्रशासन भी ठीक प्रकार से नहीं चल पाता है, ठीक है ना। तो इसके कारण भी उस क्षेत्र की राज्य जो क्षेत्र है उसकी राज्य की राजधानी भी वहां से दूर है, जिससे उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है।
है तो कुछ प्रशासनिक चुनौतियां भी आती हैं सामने उप क्षेत्र के स्वायत्तता में, ठीक है ना। तो इस प्रकार इन प्रमुख चुनौतियों के कारण चुनौती आती है। क्वेश्चन यदि पूछ, देखिए हमने कहा ना कि यहाँ पर उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के कारण भी लिख सकते हैं, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो भी आप यही आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो इन प्रमुख चुनौतियों के कारण ही क्षेत्रीय स्वायत्तता के लोग लामबंद हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और इन मुद्दों का प्रभाव एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, मैं इसको कह सकती हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रख सकती हूँ कि उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के या उप क्षेत्रीय स्वायत्तता के कारण कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है कि भारत में उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलन के कौन कौन से कारण जिम्मेदार है, जो भी ऊपर जस्ट हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। ओके चलिए, उप क्षेत्रीय स्वायत्तता नए राज्यों के लिए आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसे नहीं देखेंगे। नए राज्य का आंदोलन वही है जो भी मैंने आपको ऊपर बताया था, मध्य प्रदेश से बस्तर को अलग किया गया, बिहार से झारखंड को और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया। थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा और इसे देख लीजिएगा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। 4 यहाँ पे राज्य हैं, ठीक है। ओके, इनको आप देख लेंगे तो हो सकता है क्वेश्चन ही पूछेगा नहीं वैसे, लेकिन फिर भी हाँ, ये बोडो आंदोलन पढ़ लीजिएगा, हो सकता है टिप्पणी में आए तो टिप्पणी में भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कि बोडो आंदोलन क्या है। तो असम के कोकराझार, बक्सा, चिरंग और उदालगुरी क्षेत्रों में रहने वाली बोडो जनजाति अपने क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग कर रही है, ताकि उनकी संस्कृत जो भाषा है उनकी पहचान बनी रहे और वो सुरक्षित रहे और आर्थिक हित भी उनके हो सके। तो बोडो आंदोलन 1980 से काफी सक्रिय था, यानी 1980 से स्वायत्तता की मांग कर रहा था। और लामबंदी का मतलब एक मोर्चा ये खोल देते, एक आंदोलन ये शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, राइट। और ये एक अलग राज्य की मांग करते हैं, ये बोडो आंदोलन एक अलग राज्य की मांग करना, ठीक है। बोडो आंदोलन 1980 के दशक के अंत में शुरू हुआ, जब भारत सरकार एवं असम सरकार एवं आंसू के बीच जिसने आंदोलन की अगुवाई की थी, एक समझौता यानी असम समझौता हुआ था, जिस पर हस्ताक्षर हुए थे और बोडो जनजाति ने असम आंदोलन में भाग लिया था। यही बोडो आंदोलन है, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो असम समझौता क्या था, तो असम समझौते के बाद बोडो जनजाति के लोगों को स्वायत्तता प्राप्त करने की जरूरत महसूस की और उनको यह महसूस हुआ कि असम समझौते के भाग 6 में उनके पक्ष में नहीं था, खासकर सांस्कृतिक स्वायत्तता आर्थिक हितों के खिलाफ था। तो बोडो जो जनजाति थी, उनका मानना था कि उनकी एक अलग संस्कृत पहचान है, उनके अपने कुछ आर्थिक हित है और उनकी रक्षा के लिए स्वायत्तता की आवश्यकता है, इसलिए उन लोगों ने स्वायत्तता की मांग की थी, ठीक है। तो इसे देख लीजिएगा। ओके, बस यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, संदर्भ आ गया, मतलब यूनिट आपकी फिनिश्ड हो गई है। तो यूनिट जो ब्लॉक 2 जो है वो आपका फिनिश्ड हो गया है, ठीक है ना। चलिए, तो ये भी यूनिट फिनिश्ड हो गया। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हमने आपको बता दिया, तो देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप से, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। खंड 2 यानी ब्लॉक 2 संघवाद फिनिश्ड। इसके बाद हम लेके आएंगे ब्लॉक 3 आपके लिए, ठीक है ना। चलिए फिर, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। टेक केयर, बाय।